मंच पर उपस्थित सम्माननीय मोहनलाल जी स्वर्णकर जी, मान्यवर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवाल जी, कई लोग जिनका मंच पर स्थान हो सकता है और मंच की मर्यादा के कारण ही सामने बैठे हैं, ऐसे सभी महानुभाव बंधुओं तथा बहनों, एक अलग प्रकार के वातावरण में आज हम प्रातः काल से बैठे हैं। अगर यहाँ पर इस कार्यशाला को अगर ये नाम दिया जाता कि सुसंस्कारी चिकित्सा सेवा, तो हम जैसे लोगों को मंच पे कोई स्थान नहीं था, इस कार्यक्रम में भी स्थान नहीं था। पर स्वास्थ्य सेवा कहने के कारण दायरा एकदम बढ़ जाता है, केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं। और इसलिए मंच पर हम उस दृष्टि से चिकित्सक के नाते नहीं, गलती से मेरे नाम के सामने डॉक्टर लिखा है, मैं डॉक्टर तो नहीं। वास्तव में मैं अगर ये नहीं कहता तो आप यही समझते मैं भी डॉक्टर हूँ, तो आपकी कोई गलत फहमी न रहे, तो इसलिए मैंने स्पष्ट किया। एक सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा, इस संकल्पना को लेकर कुछ वर्ष पूर्व कार्य प्रारंभ हुआ, हम भी टटोल कर ही चल रहे थे। तो फिर विषय आया कि क्या है, तो जिनको कुछ दृष्टि है, कुछ लक्ष्य रख कर चल रहे हैं और कृतिशील है, ऐसे लोगों का एक खुला मंच है, उसका नाम है सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा। ये कोई संगठन तो, इसलिए यहाँ आए हुए सभी बंधुओं ने आज प्रातःकाल से अनुभव किया कि एक दृष्टि भी है, एक लक्ष्य भी है, विजन, मिशन और एक्शन के साथ चलने वाले लोग इस मंच के तहत अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित, इसलिए सक्रिय लोग हैं सब। कभी एक जमाना था 75 वर्ष पूर्व, जब कहा गया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 75 वर्ष की देश की यात्रा के बाद आज ये कहने की आवश्यकता है, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। अब बंदर बदल गए, अब संकेत बदल गए, देश परिवर्तन की दिशा में गति से बढ़ रहा है। अब देश जब गति से बढ़ता है तो जीवन के सभी क्षेत्र गतिमान होने की आवश्यकता रहती है, और इसलिए यह एक अलग अलग प्रकार के विचार मंथन चलता रहा। हम जानते हैं कि जीवमान जो इकाइयां रहती हैं, उनको शिक्षा चाहिए, क्योंकि वो जीवंत है, वो जीवंतता का एक है, तो उनको शिक्षा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, दृष्टि बढ़नी चाहिए, और जीवित रहना है तो भोजन भी चाहिए। तो जैसे जीवन और शिक्षा ये किसी भी जीवमान इकाई के लिए मूलभूत आवश्यकता है, वैसे ही वह स्वस्थ रहना ये भी उसकी मूलभूत आवश्यकता है। मैं एक शब्द अगर कहूँ तो आप गलत नहीं मानेंगे, ये हर जीवमान इकाई का मूलभूत अधिकार है कि वो उसको भोजन भी मिले, उसको शिक्षा भी प्राप्त हो
और उसे स्वास्थ्य के ठीक रखने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध हो। तो ये आवश्यकता भी है और अधिकार भी। और इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले सबका एक दायित्व बनता है कि इन बातों से कोई वंचित न रहे। हम चिकित्सा क्षेत्र में काम करने में लगे हुए हम सब बंधु हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य के संदर्भ में कोई भी व्यवस्थाओं से सुविधाओं से वंचित न रहे। एक जिम्मेदारी हमने जाने अनजाने में अपने स्तर पर ली, इससे भी वंचित नहीं रहेगा। और इसलिए इस प्रकार का यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं व्यवसायिक दृष्टिकोण में नहीं जाऊंगा चाहता हूं, परंतु यह हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमने उसी कारण इसकी पढ़ाई की है, शिक्षा प्राप्त की है। मेरी क्षमताओं का, प्रतिभाओं का उपयोग सर्वसामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के संदर्भ में योजना बन करके काम करने वाला ये मेरा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य भी है। इस प्रकार की भावना रखने वाले हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित, इसलिए सुबह से जो निवेदन हमने सुने उस प्रकार अनुभव प्राप्त आप सब लोग हैं। पर ये केवल कर्तव्य का भाव नहीं है, तो ये मैं कहूंगा कि एक महत्वपूर्ण भी काम है। शरीर माध्यम गुरु धर्म साधनम ये कहा गया है। अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करना है तो उसके लिए शरीर आवश्यक है, वो स्वस्थ शरीर आवश्यक है। इसलिए भारत के मनीषियों ने, भारत के चिंतकों ने आवश्यकता पड़ने के कारण रोग केंद्रित चिंतन किया है। अन्यथा भारत के मनीषियों का मार्गदर्शन स्वास्थ्य केंद्रित चिंतन है, न कि रोग केंद्रित, न कि उपचार केंद्रित। अब कोई नहीं चाहेगा कि हमारा व्यवसाय बंद हो जाए, ऐसी स्थिति समाज में आनी चाहिए, ऐसा तो आप लोग नहीं चाहोगे। और इसलिए व्यवसाय तो है, लेकिन वास्तव में अगर है तो स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश यही पुरुषार्थ कर सकता है। आक्रमण कर सकता है, ऐसा मैंने नहीं कहा। भारत के मनीषियों ने आक्रमण करने के लिए स्वस्थ रहो ये नहीं कहा है। हम आक्रमण करके इस कल्पना के ही विरोधी है। पर स्वस्थ रहना है, क्यों? तो स्वस्थ रहना इसलिए कि जो हर जीवमान इकाई का जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निर्वहन करने के लिए उसे स्वस्थ रहना ये उसकी अनिवार्य प्राथमिक शर्त है। नहीं तो बीमार आदमी क्या करेंगे? अस्वस्थ मन का व्यक्ति क्या काम करेंगे? और इसलिए यह एक मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अगर महत्वपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में काम करना यह आत्मसम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे करने वालों की ओर सम्मान से देखने का जन सामान्य का भाव है। बैंक में कर्मचारी का काम करने वाले व्यक्ति को कोई साहब नहीं कहता है, कोई डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब ही कहते हैं। अब ये साहब शब्द के बारे में दो मत हो सकता है, लेकिन सम्मान है। इसलिए महत्वपूर्ण होने के कारण भी सम्मान है, सम्मानजनक। और जब सम्मानजनक होता है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे और देखने की, लोगों की सम्मान की दृष्टि उसे कहीं पर भी किसी प्रकार का धक्का न लगे, ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर अपने आप आ जाती है। और इसलिए इस प्रकार का यह एक कार्य
हम सब लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सोचते हैं तो यह एक व्यवसाय भी है और एक सेवा भी है, क्योंकि आज जिस प्रकार के साधनों का निर्माण करने की आवश्यकता रहती है वो बिना धन की तो नहीं होती। इसे धन तो कमाना पड़ता है, उसके लिए साधन जुटाने हैं तो कहीं ना कहीं परिश्रम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं योजनाएं करनी पड़ती है। इसलिए बिना संसाधनों के ये सेवा हो नहीं पाएगी। संसाधन जुटाना है तो धन की आवश्यकता है, और धन की आवश्यकता है तो सेवा का एक अंश व्यावसायिक दृष्टिकोण भी होता है। प्रश्न कब निर्माण हुआ? प्रश्न तब निर्माण हुआ जब सेवा का विस्मरण हुआ और केवल व्यवसाय ही व्यवसाय बच गया, तब जाकर प्रश्न निर्माण हुए। और इस प्रकार के व्यवसाय को सेवा के चार दीवारी में अगर करना है तो बिना संस्कारों के संभव नहीं है। इसलिए कहा गया कि सुसंस्कारित व्यक्ति होगा तो सुसंस्कारित सेवा होगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र की सेवा होगी। इसलिए शर्त यह है कि हम संस्कारित बनेंगे तो केवल व्यवसाय नहीं। ये एकमात्र क्षेत्र ऐसा है समाज जीवन में कि जिसमें सेवा भी है और व्यवसाय भी। इसका मिला जुला स्वरूप हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है, और इसलिए यह एक स्वाभाविक रूप से कौन कर सकता है? तो जो अव्यवहारिक लोग हैं वही इसको सेवा के रूप में कर सकते हैं। व्यवहारिक लोगों का ये काम नहीं है। इसलिए यहाँ बैठे हुए सब लोग सर्वसामान्यों की परिभाषा में अव्यवहारिक लोग हैं। इनको समझता नहीं है पैसे कैसे कमाया जाता है। ऐसे जो नहीं समझते ऐसे ही सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा में कार्यशाला में आए हैं, और ऐसे नहीं होंगे तो यहाँ आने के बाद बंद कर ही जाएंगे। आपको कहेगा फंस तो गए, अब फंसने में भी आनंद है। परंतु यह एक समाज की एक न्यूनतम आवश्यकता, इसको ध्यान में लेकर हम सभी प्रकार की बातों का विचार हम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज के इस समय की कुछ विचारणीय बातें हैं। इतना बड़ा अपना विशाल देश और बड़ी संख्या समाज की 140 करोड़ का देश है। अब 140 करोड़ की देश में व्यवस्थाएं भी उतनी पर्याप्त होने की आवश्यकता रहती है। ये तो कोई जादू टोना तो नहीं है कि कहीं से एक संकल्प कर दिया तो लोग स्वस्थ हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। और इसलिए समाज से संबंधित है, और व्यवस्थाओं की पूर्ति करना एक समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। आज अगर हम पूरा तंत्र अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आज स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत है। एक है बड़ा शासन की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है। 1948 के बाद नया संविधान स्वीकारने के बाद जो कल्पना की गई कि लोकतंत्र में ये क्या है, तो ये कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर गवर्नमेंट कहा गया। इस शब्द का प्रयोग करते ही सरकार ने कहा कि आपका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है। यहां तक ठीक। सुनने वालों ने थोड़ा गलत सुना। सुनने वालों ने ये सुना कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी, उनका हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ही नहीं है, सबकी है, उसमें एक सरकार भी है। परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज सभी बातों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और समाज अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है।
सरकार की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने भी इसको प्राथमिकता से लेकर सब प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध हो, ऐसा एक व्यवस्था का निर्माण तो किया है। सिविल हॉस्पिटल बने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बने, हेल्थ वर्कर बने, सब प्रकार का सर्वेक्षण करने की योजना बनी, उसके लिए धन आवंटित किया, ये सरकार ने सब किया है। इसलिए आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग अगर व्यवस्थाओं के बारे में सोचे तो शासन की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। फिर आगे चलकर एक विषय जो अभी विकसित हुआ, सामाजिक संस्थाएं आगे आई, न्यास बने, चिकित्सालयों का निर्माण हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने समर्पित भाव से अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लगाकर ऐसे न्यासों का निर्माण किया और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए आगे आए। ये शक्ति भी आज भारत के अंदर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक तो समाज का एक वर्ग इन संस्थाओं पर निर्भर हो गया, शासन पर निर्भर है, लेकिन संस्थाओं का जाल गांव-गांव तक न होने के कारण एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में संस्थाओं का काम चलता है। स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम गांव-गांव में करना वो स्वास्थ्य सेवा के दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। रोगी है, बीमार व्यक्ति है, उनको चिकित्सा चाहिए, तो वो कोई कैंप करने से तो नहीं होगा। उसके लिए नित्य व्यवस्था चाहिए, वहाँ चिकित्सक चाहिए, वहाँ पर सब प्रकार के साधन चाहिए। तो एक स्वयंसेवी संस्थाओं का, न्यासों का अपना एक जाल तो बना, परंतु वो इतना बृहत होना असंभव है कि जिस प्रकार की सरकार की व्यवस्था होती है उस प्रकार करेंगे, परंतु एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करता है, निभाता है। और तीसरा है निजी व्यवसाय है, निजी व्यवसाय के रूप में भी है। तो ये तीन व्यवस्थाओं पर आज 140 करोड़ के स्वास्थ्य रक्षा की, रोग मुक्त करने की जिम्मेदारी आज इन तीन व्यवस्थाओं पर निर्भर है। अगर हम भारत की विकास की अगर हम दिशा देखें तो एक समय था कि भारत में चिकित्सा व्यवस्था इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। परंतु गत 50-60 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, व्यवस्थाएं भारत के अंदर निर्माण हुई। वो निजी क्षेत्र में है, वो संस्थाओं के न्यासों के द्वारा है, सरकार का भी कुछ प्रयास। इसलिए प्रामाणिकता से कोई सोचेगा तो उसको भारत के बाहर चिकित्सा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आज अभी आजकल बीमारियों की ओर देखने की दृष्टि भी विकृत हुई, अलग बात है। मुझे हार्ट का मैं पेशेंट हूँ कहने में लोग गर्व अनुभव करते। मैं मधुमेह से, आप जानते हो मैं मधुमेह से पीड़ित हूँ। अच्छा तो आप सम्माननीय हैं और गर्व से कहते मैंने वहाँ जाकर बाईपास किया है, वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट लेता हूँ, मेरे ये कंसल्टेंट है। तो स्वस्थ रहना ये गर्व का विषय होने के बजाय मेरी बीमारी कौन सी है और मेरे चिकित्सक कौन है ये गर्व का विषय बन गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप कहेंगे हमारे व्यवसाय पर क्यों आपने कार्य नहीं करना, तो आपके व्यवसाय पर नहीं करना। परंतु एक आज मैं कहना चाह रहा था, आज ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर खड़ी है। लेकिन जब हम इन व्यवस्थाओं का जब अध्ययन करते हैं तो बातें ध्यान में आती है कि यहाँ पर जो आज व्यवस्थाएं उपलब्ध है, मैं लगभग कहता हूँ, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं सुना है, मैं देखता हूँ, कभी पढ़ता हूँ तो ध्यान में आता है, तो 70% सुविधाएं 25% लोगों के लिए है और 20-25-30% सुविधाओं पर
70-80% लोग निर्भर है जो सरकारी है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रयास। अब ये जो दृश्य है ये असंतुलन है। बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र है, बहुत बड़ा गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला समाज का वर्ग है, जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। अब इस असंतुलन को ठीक करना है तो इसमें सुसंस्कारित व्यवस्था ही इसको कर सकती है, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और इसलिए यह एक विचारणीय बात आज है। कुछ विषयों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे हैं आज। जिसके संदर्भ में बहुत कुछ होने की आवश्यकता है, तो तज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कभी कभी। कभी कभी संसाधनों के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि साधन ठीक है कि नहीं है। पारदर्शिता को लेकर प्रश्न चिन्ह है, प्रामाणिकता को लेकर प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए यह सभी जो प्रश्न चिन्ह आज लगे हुए हैं, तज्ञता से लेकर और पारदर्शिता प्रामाणिकता तक, इन प्रश्न चिन्हों को मिटाने का चुनौती, आह्वान स्वीकारने वाली शक्ति भारत के अंदर खड़ी करना है। नहीं, ये प्रश्न नहीं रहेंगे समाज के मन में, तो स्वाभाविक रूप से इस पर हम शासन से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। शासन कर्मचारियों के बल पर चलता है, उसमें कुछ मात्रा में लोग सेवा भावी देते हैं, सामान्यतः कर्मचारी रहते हैं। व्यवसायिक जगत है, वो एक व्यवसाय को प्राधान्य, प्रायोरिटी है, न्यास है, ट्रस्ट बने हुए हैं, ये लोग इस प्रकार के काम को कर सकते हैं। इसलिए आज वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली जो सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको बहुत प्रभावी रूप लेने की आवश्यकता है। आवश्यक अपना बड़ा भारत का भाग्य है, यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाली कई प्रकार की मंदिरों ने, मठों ने, आश्रमों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक, जिसको कहा जाए कि गौरव कर सकते हैं, इसी व्यवस्थाएं खड़ी करने का प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन होगा, जिनमें मिशन होगा, कहीं गायत्री परिवार के काम लोग होंगे, कहीं पर श्री श्री रविशंकर गुरु जी की प्रेरणा से करने वाले होंगे, कहीं पर केरल की अम्मा है, उनकी प्रेरणा से करने वाली व्यवस्थाएं होगी। आज एक बहुत बड़ा एक समूह सेवा के ही भाव से इस क्षेत्र में लगा हुआ है। तो यह भी हम सबका बड़ा भाग्य है कि इस प्रकार की और स्थितियां, व्यवस्थाएं आज बन रही है। वह पूरी सक्षम होने की आवश्यकता है। वो सक्षम केवल साधनों के बल पर नहीं, तो व्यक्ति नाम का जो एक सामर्थ्य संपन्न जो साधन है, उसके बल पर ही होने वाला है, और वो सुसंस्कारित उसकी प्राथमिक क्षमता है। और इसलिए यह एक है, इस असंतुलन को मिटाना। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना एक बनाई। आज के वर्तमान नेतृत्व ने बहुत संवेदना के आधार पर इस योजना को लाया है। उसका लाभ अभी कुछ दिन पूर्व किसी एक व्यवस्था के माध्यम से इस आयुष्मान व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। और अगर अध्ययन कोई हम ठीक से पढ़ेंगे तो भारत के अंदर स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के बारे में कैसा चिंतन होगा, उसके लिए कुछ मार्गदर्शक बातें उसके अंदर है। मार्गदर्शक बातें हैं इसमें, वो चिन्हित, वो एक संकेत कर रही है। और इसलिए वो अध्ययन हमको एक विचार करने के लिए है।
मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की एक मर्यादा होने के कारण। उन्होंने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, मध्य ऐसे भारत के अलग अलग दिशाओं में इस आयुष्मान के अंतर्गत किन बीमारियों पर कितना खर्चा हुआ है उसका एक आकलन सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये आकलन ये बताता है कि उस रीजन की, उस क्षेत्र की स्वास्थ्य की समस्याएं वो चिन्हित कर रहा है। इन समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अवश्य इसका अध्ययन करें, अपने क्षेत्र का विचार करते समय उसमें क्या हमारे लिए उपयुक्त है उसका भी विचार करें, क्योंकि आयुष्मान का बहुत बड़ा जो आर्थिक जिस पर व्यय हुआ है वो कुछ बीमारियों की ओर संकेत करता है। पूरे देश भर का जो आया है, इतना बड़ा देश है तो एक नीति बनना संभव नहीं। जलवायु अलग है, खान पान की शैली अलग है, व्यक्तियों के स्वभाव भिन्नता है, ऐसे कई प्रकार की भिन्नताओं के होने के कारण बीमारियों की भी भिन्नता है, विविधता है। पर कुल मिलाकर आयुष्मान के निष्कर्ष में उन्होंने लिखा है कि आज इस देश भर में जिस पर ज्यादा व्यय हमको करना पड़ा, शासन को उसके लिए व्यय करना पड़ा, उसमें उन्होंने 4 बातें कही कि जनरल मेडिसिन पर खर्चा ज्यादा होता है, कार्डियोलॉजी, हृदय की बीमारियां बढ़ी है उसके ऊपर होता है, डायबिटीज बड़ी मात्रा में बढ़ा है उस पर हो रहा है, और जनरल सर्जरी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी है। ये एक संकेत के रूप में उन्होंने इन 4-5 बातों को रखा है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इसका अध्ययन करते हुए इस संदर्भ में हम क्या सोच सकते हैं इसका विचार। एक और बात मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, इस सामाजिक संस्था है, सरकार और निजी चिकित्सक, इनके समन्वित प्रयास के ही एक ही मार्ग है। इनके समन्वित प्रयास से हम भारत की स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा कठिन है। आज इन 3 शक्तियों को एक साथ लाने का काम कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी है, इसका उत्तर ढूंढना है, हम सबको मिलकर ढूंढना है। हम उसमें पहल करेंगे, ये एक सोचने का एक विषय है, और इस संदर्भ में जितना प्रभावी ये समन्वित प्रयास होंगे उतने भारत की 140 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हम कुछ अच्छी अपेक्षाएं रख सकेंगे। इस दिशा में हम सब लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता रहेगी, ये समझता है। मैं और कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज देश भर में बहुत अच्छे प्रयोग चल रहे हैं, जो पत्रक आपको दिया है। प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण भाव के साथ, अपनी सारी क्षमताओं को अर्पित करते हुए केवल जनहिताय, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखकर आज देश भर में प्रयोग चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से कई लोगों ने प्रयोग शुरू किए, अपने करियर का दृष्टिकोण बदल कर गए, सुख संपन्न जीवन जीने की सब प्रकार की संभावनाएं होने के बाद भी अत्यंत प्रतिकूल क्षेत्र में हाथ में एक संकल्प लेकर खड़े हुए। ऐसे आज 50-60 चिकित्सालय देश भर में चल रहे हैं, जिन्होंने स्वयं शून्य से खड़ा किया है। कई प्रकार के स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ मूलभूत प्रश्नों को हाथ लगाकर काम किया है। और इस मार्ग पर चलना लोगों ने प्रारंभ किया है, इस अच्छे प्रयोग और इस सेवा के रूप में ही कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जितना बढ़ेगा, वो संस्थाओं के माध्यम से बढ़े, व्यक्तिगत धरातल पर बढ़े, समूह बनाकर करे,
आवश्यकता नहीं है कि कोई न्यास ही बनेगा, 4 चिकित्सक मिलकर भी इस विषय को लेकर कर सकते हैं। हम मिशन के रूप में करेंगे, एक विजन रखकर करेंगे। और इसलिए इसको हम कैसे ला सकते हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से इस प्रकार का मानस बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज नई पीढ़ी वैद्यकीय क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती है। कौन उन्हें सही दिशा प्रदान करेगा? ज्ञान प्राप्त करना, तज्ञता प्राप्त करना और सही दृष्टिकोण विकसित करना में अंतर है। तो सही दृष्टिकोण वही दे सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में वो सही दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार नहीं दे सकती, कोई केवल महापुरुष नहीं दे सकते, कोई केवल तत्व के चिंतक नहीं दे सकते। वही दे सकते हैं कि जो कृतिशील इस क्षेत्र में है, वही नई पीढ़ी को भी इस मार्ग पर चलने की शक्ति, ऊर्जा, दिशा देने का काम कर सकते हैं। और इस संदर्भ में एक सोचने की आवश्यकता है। कुछ प्रयोग हुए जिसका उल्लेख डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी ने अपने उद्बोधन में किया है। धन्वंतरी यात्रा शुरू हुई, कहीं रांची से प्रारंभ हुआ, बनारस में हुआ, फिर और कहीं महाविद्यालयों में, वैद्यकीय महाविद्यालयों में हुआ, गुजरात में हुआ। 200-250 छात्र 8-8 दिन के लिए घर छोड़कर जाते हैं लोगों के बीच। एक एक्सपोजर मिलता है, एक दृश्य दिखाई देता है कि हम किस प्रकार के सुरक्षित माहौल में रहते हैं और समाज का बहुत बड़ा वर्ग सामान्य बातों से वंचित है। वो जब दृश्य देखते हैं तो सेवा का बीजारोपण होता है। सेवा गुरु का प्रयोग चला, औरंगाबाद के डॉक्टर हॉस्पिटल के माध्यम से चला। महाविद्यालय में जाकर विषय रखते हैं सबके सामने। बड़ी संख्या में छात्र प्रतिवर्ष देश के अलग अलग कोने में भेजते हैं, पर भेजते हैं वहां पर जहां दुर्गम है, जहां पर असुविधाएं हैं, जहां पर कई प्रकार के स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्न है। ऐसे स्थानों पर जाता है जब छात्र, तो एक दृष्टिकोण भी लेकर आता है, एक भाव भी लेकर आता है, एक संकल्प लेकर आता है। आज मैं बड़े आनंद के साथ कह सकता हूं कि सेवांकुर जैसी योजनाओं के कारण इस प्रकार की जो सेवा भाव से चलने वाले चिकित्सालय है, उनको अच्छी मात्रा में चिकित्सक मिलना प्रारंभ हुआ है। गति देना है और ये इस प्रकार की बात आती है। और मैं समझता हूँ कि यह एक हम सब के लिए समझने का और समझाने का विषय बने, समझने का और समझाने का विषय। और कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि गत शतक से एक औद्योगिकरण का रास्ता विश्व ने अपनाया है। स्वाभाविक है, बड़े उद्योग आएंगे, इंडस्ट्रियां बनेगी, और हम देख रहे हैं कि इसके कारण कई प्रकार के जीवन शैली में परिवर्तन आते हैं। कोई अपनी दिनचर्या तय नहीं कर पाता है, कोई अपनी निश्चित दिन नहीं कर पाएगा, बदल गया है सब। अब 10 से लेकर 5 तक की नौकरियां नहीं रही, 12-12 घंटे आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। और ये कोरोना कोविड के बाद जो चला कि वर्क फ्रॉम होम, उसे तो कोई समय की सीमा ही नहीं है। नुकसान तो है, व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकलता है, तो कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई किसी के साथ हंसी मजाक नहीं, सामाजिक जीवन का अनुभव नहीं। अपने घर में लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर बैठो, काम करते रहो, थकावट हुई तो चाय पी के आ जाओ, फिर बैठ जाओ।
उसके कारण कई प्रकार की बीमारियों का प्रारंभ हुआ। बेंगलोर में एक योग विषय को लेकर रिसर्च करने वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा वहां पर योग सीखने के लिए लोग आए। उन्होंने कहा उनका जो आकलन है कि वहां पर आईटी वगैरह ऐसे जो प्रोफेशन है उसकी बड़ी संख्या में वहाँ के युवक हमारे यहाँ 8 दिन 12 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि मन इतना अस्थिर और अशांत हो जाता है, शरीर इतना पीड़ा का अनुभव करता है, मशीन के समान काम करने लगता है, तब जाकर वो चेतना कहाँ रहेगी और क्या जीवन की रक्षा हो पाएगी। कई मेंटल स्ट्रेस के विषय है, केवल फिजिकल स्ट्रेन नहीं है। अभी तनाव के जो विषय इतने आ गए, इन तनावों से मुक्त करने का आज अच्छी व्यवस्था कहाँ पर है। इसलिए स्वास्थ्य की कोई बीमारी हुई चिकित्सा करेंगे, अब यहाँ तक तो सीमित नहीं रहा। आज का जिस प्रकार का जीवन शैली में परिवर्तन आया है उसको सामने रखकर क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र से होने वाला है, बाकी सब गलत है, ये प्रश्न है आज। तो आज भारत के युवकों में, भारत की नई पीढ़ी में, भारत के चिकित्सकों के बीच इस विषय को लेकर जाने की आवश्यकता है कि आप आपके पद्धति के प्रति विश्वास रखिए और दूसरी पद्धतियों का भी सम्मान करना सीखिए, उदारता से देखिए। ये गलत है कहने का अधिकार उनको ही है जिन्होंने उसका अध्ययन किया है। आप यहाँ पर बैठे हुए सब मुझे थोड़ी क्षमा करेंगे, आज की रचना में मॉडर्न मेडिसिन एक है और बाकी सब अल्टरनेटिव कहा गया। ये अल्टरनेटिव शब्द कहाँ से आया? हम मुख्य है, बाकी सब वैकल्पिक है, इसको मिटाना है कभी कभी। समांतर चिकित्सा पद्धति है कहना चाहिए, पैरेलल सिस्टम कह सकते हैं, ये अल्टरनेटिव सिस्टम कहाँ से आया? कहीं ना कहीं हम वैज्ञानिक है। मैं समझता हूँ कि सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा में यह भी एक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के संदर्भ में विचार करें, पद्धतियों का अपने अपने विश्वास के आधार पर अपनी पद्धतियों पर विश्वास रखकर चले, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों का सम्मान भी करें। जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को स्वीकार करने वाला अमेरिकन एक मेडिकल यूनिवर्सिटी निकला। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी छात्र हैं उनको हम सर्टिफिकेट तभी देंगे जब वो आपके यहाँ आकर 4 महीने 6 महीने आयुर्वेद का फाउंडेशन कोर्स करके आएगा, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। पश्चिम का जगत इस प्रकार की सोच सकता है, भारत क्यों नहीं सोच सकता है? इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार की पद्धति से कुल मिलाकर समाज का स्वास्थ्य ठीक रहे, यह अपनी अपेक्षा है जिस पद्धति से हो। और ऐसी पुरानी पद्धति से चलने वालों ने भी आधुनिक साधनों को समझना चाहिए, उसका भी उपयोग करते हुए चलना चाहिए। तो ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों का समन्वित प्रयास, कुल मिलाकर समाज का स्वास्थ्य, यह अगर अपनी विजन है, यही अपना मिशन है, तो इसमें इस प्रकार के अहंकार को, इस प्रकार की छोटी बातों से बाहर उठकर हम सबका सम्मान करते हुए हम सभी प्रकार की पद्धतियों को देखें, अपनाएं। जिस विषय में अपना अध्ययन है उसको अपनाएं, इसमें कोई अंतिम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा विश्व है, एक नहीं है, सब विश्व के कोने कोने में, भारत के अंदर भी हम अनुभव करते हैं, एक जैसा नहीं है। सब प्रकार के जलवायु के क्षेत्र है, परंपराओं से समाज प्रभावित है, मान्यताओं को लेकर चलने वाला है, भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन शैली है, भिन्न भिन्न प्रकार का खान पान है। और इसलिए इस सारे भारत को भी
एक स्वास्थ्य नीति नहीं बन सकती तो विश्व के लिए एक स्वास्थ्य नीति कैसे बन सकती है? ये मुश्किल है। हर क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग कारण है, अलग अलग प्रकार की दृष्टि है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, उस सब का स्वास्थ्य से संबंध है। इसलिए आज जो एक केंद्रित स्वास्थ्य की नीति तय करने का जो तंत्र है वो वैज्ञानिक है कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। हर स्थान का अलग अलग रहे। मैं लद्दाख में गया था, तो वहां पर जब मैंने देखा तो आयुर्वेदिक वनस्पति बोर्ड बना हुआ है। मैंने कहा यहाँ तो वनस्पति दिखाई नहीं दे रही है, पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ पर इस बोर्ड का क्या काम चलता है? तो मुझे वो लेकर गए, हम गए 25-50 किलोमीटर घूमने के लिए। तब कहीं ना कहीं पहाड़ियों में से बाहर निकली हुई वनस्पति थी। उन्होंने कहा ये यहाँ पर 50 प्रकार की वनस्पति है जिसके अलग अलग गुणधर्म है, उसको लेकर हम अध्ययन करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। अब वो वनस्पति केरल में नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी को मूर्छा आने के बाद संजीवनी वहाँ नहीं मिली तो वहाँ जाना पड़ा हिमाचल में, हिमालय में। वहाँ से हनुमान जी लेकर आए। अब कोई कहेगा कि केरल में क्यों नहीं मिली, तमिलनाडु में क्यों नहीं मिली? वहाँ नहीं है, वहाँ की वनस्पति अलग अलग प्रकार की है। अब इस प्रकार की जब वैविध्यता रहती है, विविधता रहती है, तो स्वास्थ्य की नीति निर्धारण करने वालों को भी एक विविध दृष्टिकोण से ही सोचना पड़ेगा, एक ही पद्धति से नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन मोनोटोनस नहीं है, वह मैथमेटिक के समान लीनियर नहीं है। हर व्यक्ति भिन्न है, हर भौगोलिक क्षेत्र भिन्न है, हर व्यक्ति के स्वभाव भिन्न है, रोगों के कारण भी भिन्न है, चिकित्सा भी भिन्न है। इस प्रकार का एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर भारत में विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सुसंस्कारित स्वास्थ्य सेवा इस समग्रता से इन सभी बातों पर विचार करने का एक मंच है। अनुभव का आदान प्रदान होता रहेगा, प्रयोग एक दूसरे के प्रयोग समझकर प्रयोग करने के प्रयास करेंगे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह एक खुला मंच है, ये खुला मंच रहेगा। हम लोग मिलते रहेंगे और खुले दिमाग से, खुले मन से सभी पद्धतियों को सुनते हुए हम स्वास्थ्य के लाभ की दिशा में और अधिक गतिमान होंगे, इस अपेक्षा के साथ। और आपने बड़ी शांति से मेरा अवैज्ञानिक भाषण सुना, इसलिए आपको सबको धन्यवाद देते हुए मेरी बात। अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए सभी खड़े होंगे।